प्यारे बच्चों नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो। मैं दीपक दुबे एक बार फिर से आ चुका हूं आपके सामने यूपी बोर्ड के सबसे विश्वसनीय चैनल यूपी बोर्ड क्लास 9th विद्याकुल। और आज जो हम आपका टॉपिक कवर करने वाले मेरे दोस्त, वो आपके नागरिक शास्त्र जो की बुक है उसका चैप्टर नंबर 1 है, लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। मेरे भाई एक ही वीडियो में वन शॉट के माध्यम से आपको ये पूरा चैप्टर कवर कराया जाएगा और आपके ज्ञानवर्धन में ये चैप्टर मील का पत्थर साबित होगा। क्योंकि मेरे भाई आप लोग जब अपना स्कूल में फाइनल एग्जाम देने जाएंगे तो यहां से आपके क्वेश्चन बनते हुए चले जाते हैं। अच्छा, एक बात, दूसरी बात, जब आप मेरे भाई कक्षा 10 में जाएंगे तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि यहां से आपका जो बेस तैयार होगा वो आपका क्लास 10th में भी काम आने वाला है। आप लोकतंत्र को समझेंगे, लोकतंत्र के मुद्दों को समझेंगे, लोकतंत्र क्या होता है उसके बारे में आप जानकारी प्राप्त करेंगे। तो मेरे भाई कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और इस पूरे चैप्टर को आपको कंप्लीट करना है। चूंकि वन शॉट में करा रहा हूं तो आपको कहीं और भागने की आवश्यकता नहीं है, यहीं पर रहना है, धैर्य के साथ रहना है, इत्मीनान से रहना है और इस चैप्टर को कवर करना है। ठीक है, चलिए प्रारंभ करते हैं। आपका चैप्टर नंबर 1 है, क्या कहता है? लोकतंत्र क्या, है ना? लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों, है ना? ये चैप्टर मेरे भाई जो कि आपको वन शॉट में कवर करना है ना? और हम यहां पर क्या पढ़ रहे हैं भाई? हम यहां पर डेमोक्रेसी को पढ़ रहे हैं। हम यहां पर किसको पढ़ रहे हैं दोस्त? हम यहां पर डेमोक्रेसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है। हम यहां पर डेमोक्रेसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले समझिए कि आखिर डेमोक्रेसी क्या होती है। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आखिर डेमोक्रेसी क्या होती है, लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है ना? कि आखिर हम लोकतंत्र किसे कह सकते हैं, है ना? हम भाई लोकतंत्र किसे कह सकते हैं, पहले ये तो समझिए। जब हमको लोकतंत्र के बारे में पढ़ना है तो ये समझिए आखिर लोकतंत्र होता क्या है। चलिए, यहां पर लिखा हो कि जो डेमोक्रेसी है, अंग्रेजी में हम लोकतंत्र को डेमोक्रेसी कहते हैं। ये एक यूनानी शब्द है। एक मेरे भाई क्या है? ये आपका एक यूनानी शब्द है ना? जो कि डेमोक्रेशिया से बना हुआ है। मतलब आपका जो डेमोक्रेसी है ये यूनानी शब्द डेमोक्रेशिया से बना हुआ है। ये यूनानी शब्द मेरे भाई किससे बना हुआ है? डेमोक्रेशिया से बना हुआ है। अच्छा, अब इसको तोड़ दिया गया है ना? इसको आप तोड़ लीजिए। जब आप इसको तोड़ेंगे मेरे भाई तो ये दो भागों में बढ़ जाएगा। एक बनेगा आपका डेमोस, है ना? ये बनेगा ना? हाँ, एक आपका बनेगा मेरे भाई क्या? डेमोस। और एक आपका बनेगा मेरे भाई क्रेशिया। एक आपका बनेगा मेरे दोस्त क्या? एक आपका बनेगा डेमोक्रेशिया। मतलब डेमोक्रेसी यूनानी भाषा का शब्द डेमोक्रेशिया से मिलकर बना हुआ है, जिसमें डेमोस का अर्थ होता है लोग। जिसमें डेमोस का अर्थ क्या होता है मेरे भाई? जिसमें डेमोस का अर्थ होता है आपका लोग, है ना? और क्रेशिया का मतलब होता है शासन। और क्रेशिया का मतलब क्या होता है मेरे भाई? इसका मतलब होता है तुम्हारा शासन। इसका मतलब होता है तुम्हारा शासन। अच्छा, अब इसको मिला लीजिए। अर्थात हम कह सकते हैं डेमोक्रेसी मतलब होता है लोगों का शासन। लोगों का शासन। ठीक, समझ गए? डेमोक्रेसी यूनानी भाषा के शब्द डेमोक्रेशिया से मिलकर के बना हुआ है, जिसका तात्पर्य है लोगों का शासन। डेमोस मतलब होता है लोग और क्रेशिया मतलब होता है शासन, है ना? इस प्रकार डेमोक्रेशिया का मतलब क्या होता है? लोगों का शासन। इस प्रकार डेमोक्रेशिया का मतलब क्या होता है भाई? इसका मतलब होता है लोगों का शासन। ठीक है, यहां पर समझ लीजिए लोकतंत्र, अगर अब तुम इसको भी तोड़ोगे तो लोग मतलब होता है लोग और तंत्र मतलब होता है शासन। अर्थात लोगों का शासन। अर्थात मेरे भाई क्या? लोगों का शासन। अच्छा, और इसको सामान्य भाषा में क्या कह सकते हैं? लोगों को हम डिनोट करते हैं किसे? जनता। तो हम कह सकते हैं जनता का शासन, है ना? ऐसी व्यवस्था जहां पर जनता ही सर्वे सर्वा हो। एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसी व्यवस्था जहां पर, एक ऐसी व्यवस्था जहां पर जनता का शासन हो, लोकतंत्र कहलाता है। जहां पर जनता का शासन हो वह लोकतंत्र कहलाता है। वह क्या कहलाता है भाई? वह कहलाता है लोकतंत्र। वह लोकतंत्र कहलाता है। क्लियर हो गया? वह मेरे भाई क्या कहलाता है? वह तुम्हारा लोकतंत्र कहलाता है। तो हम समझ गए
कि हम लोकतंत्र को पढ़ रहे हैं तो हमारा ये मीनिंग एकदम क्लियर हो गया है कि लोकतंत्र मतलब होता है लोगों का शासन, या सामान्य भाषा में कह सकते हैं जनता का शासन। ऐसी व्यवस्था जहां पर जनता शासन करती हो, है ना, एक ऐसी व्यवस्था में भाई जहां पर क्या हो जहां पर आपकी जनता क्या करती, जनता आपकी शासन करती हो। क्लियर है? चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, है ना। देखो यहां क्या लिखा हुआ है, लिखा है कि शासन का वह रूप जिसमें शासकों को चुनाव जनता के माध्यम से हो। मतलब जो कि शासन के उच्च पद पर बैठा हो उसको चुनने का पूरा दारोमदार या उसको चुनने की पूरी आजादी जनता के पास हो, हम उसे लोकतंत्र कह सकते हैं। एक बात, फिर लोकतंत्र में चुनाव निष्पक्ष होते हैं और स्वतंत्र होते हैं। बहुत बड़ा पॉइंट है। हम जब लोकतंत्र की बात करते हैं तो इस बात को याद रखिएगा कि लोकतंत्र में जो चुनाव होता है ना वो स्वतंत्र होता है और निष्पक्ष होता है। जनता फ्री होती है किसी व्यक्ति को अपना चुनाव करने के लिए। जैसे पहले जमाने में स्वयंवर हुआ करता था, है ना, जो राजकुमारी हुआ करती थी वो स्वतंत्र हुआ करती थी। बहुत सारे राजकुमार लाइन में खड़े होते थे, राजकुमारी जाती थी और किसी एक व्यक्ति के गले में वरमाला डाल देती थी, अर्थात वो स्वतंत्र थी अपनी इच्छाओं के लिए। राजकुमारी अपनी इच्छाओं के लिए स्वतंत्र हुआ करती थी। वैसे ही डेमोक्रेसी में जो जनता है वो अपनी इच्छाओं के लिए स्वतंत्र है। आप पर कोई प्रेशर नहीं डाल सकता, आप पर कोई दबाव नहीं डाल सकता है कि तुम्हें इसी पर्टिकुलर व्यक्ति का चुनाव करना है। यदि तुम पर दबाव डाला जाएगा तो वो व्यवस्था लोकतंत्र नहीं कहलाएगी, वो अन्य कोई व्यवस्था हो सकती है पर वो लोकतंत्र नहीं हो सकती। लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि यहां पर व्यवस्थाएं स्वतंत्र होती हैं, निष्पक्ष होती है। फ्री एंड फेयर वर्ड का यूज किया जाता है, स्वतंत्र और निष्पक्ष। आपकी इच्छा है, आप जिसको चाहे उसका चुनाव कर सकते हैं, कोई आप पर दबाव नहीं डाल सकता। आप अपने प्रतिनिधि को चुनना चाहते हैं, यह आपकी इच्छा है। आप अपना जीवन जीना चाहते हैं, यह आपकी इच्छा है। कोई भी आप पर दबाव नहीं डाल सकता। यही सबसे बड़ी खूबसूरती किसकी मेरे भाई? लोकतंत्र की है। लोकतंत्र में हर नागरिक को एक मत देने का अधिकार होता है। पर पर्सन पर वोट का कॉन्सेप्ट होता है। डेमोक्रेसी में क्या होता है? पर पर्सन पर वोट का कॉन्सेप्ट होता है। एक व्यक्ति का एक वोट माना जाएगा। आपने किसी को वोट दिया तो वो आपका एक वोट उसी आधार पर माना जाएगा जितना आधार किसी अन्य व्यक्ति का है। ठीक है। लोकतांत्रिक सरकारें संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों के आधार पर ही काम कर सकती है। स्टार लगा दो इस पॉइंट को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या कह रहा है? जो भी सरकार होगी, मतलब आप याद करिए कि अगर आप डेमोक्रेसी पढ़ रहे हैं, अगर आप मेरे भाई डेमोक्रेसी पढ़ रहे हैं तो इस बात को याद रखिए कि यहां पर जो भी गवर्नमेंट होगी वो कैसी होगी? वो कॉन्स्टिट्यूशनल होगी। अर्थात गुरुदेव वो संवैधानिक सरकार होगी, है ना। सरकार कैसी होगी? सरकार होगी संवैधानिक, है ना। संवैधानिक सरकार होगी। एक संविधान होगा और उस संविधान को फॉलो कौन करेगी? चुनी हुई सरकार। उस संविधान को कौन फॉलो करेगी? उस संविधान को फॉलो करेगी आपकी चुनी हुई सरकार। ठीक है। सरकार क्या करेगी? सरकार संविधान में जो जो चीजें लिखी गई हैं उसके आधार पर वो काम करेगी, अन्यत्र कोई काम सरकार नहीं कर सकती। संविधान क्या है ये मैं आपको चैप्टर 2 में पढ़ाऊंगा। इतना मान लो कि नियम कानून की एक ऐसी किताब है जिसको हर लोकतांत्रिक देश फॉलो करता है। इतना मान लो, नियम कानून का एक आधार है संविधान, जिसको बेस मान करके कोई भी डेमोक्रेटिक नेशन क्या करता है? अपने आप शासन को चलाता है ना। जहां पर भी नियम कानून प्रदर्शित होंगे वो तुम्हारा संविधान होगा। तुम्हारे घर का भी एक संविधान होगा क्योंकि तुम्हारे घर के भी कुछ नियम कानून होंगे, है ना। कोई व्यक्ति, कोई समाज, कोई राष्ट्र बिना नियम कानून के कैरी ऑन नहीं कर सकता, बिना नियम कानून के आगे नहीं बढ़ सकता। और ये फैक्ट है, ये फैक्ट है मेरे भाई। इसीलिए नियम कानून का दस्तावेज क्या कहलाता है भाई? संविधान कहलाता है। ठीक है, समझ लो। चैप्टर 2 में आएंगे तो इसका हम विस्तृत जानकारी लेंगे। ठीक है, चलिए। तो लाइन क्लियर हो गई कि भाई लोकतांत्रिक सरकारें क्या करती हैं? संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों के आधार पर क्या करती है? शासन को चलाती हैं। बहुत अच्छी बात है। अब देखिए, अब एक बहुत बड़े एक व्यक्ति हैं, मैं इनको बड़ा इसलिए कहता हूं क्योंकि इन्होंने संघर्ष किया अपने अधिकारों के लिए और उसके बाद संघर्ष करते करते उस राष्ट्र के सर्वोच्च पद पर आसीन हो गए थे, और जिनका नाम है क्या? अब्राहम लिंकन। बहुत खूबसूरत परिभाषा देते हैं लोकतंत्र की। क्या कहते हैं? लोकतंत्र एक ऐसी सरकार है जो लोगों की हो, लोगों के लिए हो और लोगों के द्वारा बनाई गई हो।
डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ बाय एंड फॉर द पीपुल। अब्राहम लिंकन साहब का वक्तव्य है कि लोकतंत्र क्या है, जनता के लिए, जनता के द्वारा किया गया शासन है, जनता के द्वारा किया गया शासन है, बहुत अच्छी परिभाषा दी इन्होंने अब्राहम लिंकन साहब ने। ये कहते लोकतंत्र क्या है, जनता के लिए, जनता के द्वारा किया गया शासन लोकतंत्र कहलाता है। ये परिभाषा आप लोग याद रख लीजिएगा, आप लोग के लिए महत्वपूर्ण है ना। ये परिभाषा किसने दी है, तो आपके अब्राहम लिंकन साहब ने दी है। फॉर्मर प्रेसिडेंट थे कहाँ के, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, आप यूएसए कहते हैं, वहां के ये क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंट हुआ करते थे, है ना। कार्यकाल के दौरान इनकी हत्या कर दी जाती है, सब आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। अब आपसे ये बोला जा रहा है कि आखिर लोकतंत्र की विशेषता क्या है, आखिर लोकतंत्र की विशेषता क्या है ना। आपसे ये पूछा जा रहा है कि भैया बता दो हमें कि लोकतंत्र की विशेषताएं क्या है ना। आपसे ये पूछा जा रहा है भैया कि आगे बताइए हमको कि लोकतंत्र की विशेषताएं क्या है। आइए देखते हैं कि लोकतंत्र की विशेषता क्या है। तो एक सरल परिभाषा, लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव जनता करती है। इस बात को याद रखिएगा कि लोकतंत्र शासन की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें जिसमें जनता क्या करेगी, सरकार का चुनाव करेगी। मैं आपको बताता हूं प्रायः क्या होता है, प्रायः शासन करने की दो पद्धतियां होती हैं। प्रायः क्या होता है, शासन करने की पद्धति, तो आप इसको दो मान लीजिए। प्रायः दो प्रकार से शासन किया जाता था, है ना, दो प्रकार से शासन होता था। पहला मेरे भाई क्या होता था, राजतंत्र होता था, राजतंत्र, है ना। और दूसरा क्या था, दूसरा आपका था प्रजातंत्र। क्लियर। अच्छा, राजतंत्र क्या कहता है, राजतंत्र कहता था राजा का बेटवा राजा होगा, राजा का बेटा क्या होगा मेरे भाई, राजा होगा। मतलब ये कहता था कि भैया जो राजा होगा उसका बेटा राजा होगा, फिर उसका बेटा राजा होगा, फिर उसका बेटा राजा होगा, मतलब राजा का बेटवा राजा होगा। ठीक है, लेकिन लोकतंत्र कहता है जनता राजा होगी, लोकतंत्र कहती है जनता राजा होगी, जनता राजा होगी। अर्थात जनता क्या करेगी, या तो स्वयं या अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको हिंदुस्तान का एग्जांपल लूं, हिंदुस्तान का एग्जांपल लूं, आपके प्राइम मिनिस्टर कौन है, आप सबको पता है मोदी जी हैं। तो क्या मोदी जी अपने आप पहुंच गए प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर, तो आप कहेंगे सर जी नहीं, मोदी जी का चुनाव हुआ है, मोदी जी का चुनाव हुआ है और वो सांसद के रूप में चुने गए हैं, और वो सांसद के रूप में चुने गए हैं, वाराणसी की जनता ने उनको चुना है, वाराणसी की जनता ने उनको चुन करके भेजा है। मोदी साहब वाराणसी के सांसद है, वो चुन करके लोकसभा पहुंचे, वहां पर सांसदों ने अपना नेता बनाया और तब जाकर के वो पीएम बने ना। अर्थात मोदी जी अपने आप नहीं पहुंच गए कि नहीं मैं मोदी जी हूं, मैं तो बन के रहूंगा प्रधानमंत्री, देखते कौन हटाएगा, नहीं, उन्होंने भी संवैधानिक कर्तव्यों का पालन किया। वो चुनाव में खड़े हुए, जनता ने उन्हें पसंद किया, जनता ने उन्हें वोट दिया, वाराणसी के लोगों ने उनको वोट दिया, अपने यहां का सांसद बनाया और उन्हें लोकसभा में भेजा, तब जाकर के वो कहां बैठे हुए, भारत के सर्वोच्च पद पर आसीन है, और ये क्या कर शासन कर रहे हैं। तो जनता के लिए, जनता के द्वारा चुने गए हैं। अब ये क्या करेंगे, जनता के लिए काम करेंगे, अब ये क्या करेंगे, जनता के लिए काम करेंगे। क्यों, क्योंकि इनको जनता ने चुन करके भेजा है। अब समझ गए, डेमोक्रेसी क्या कहती है, जो शासन में बैठा होगा उसका चुनाव जनता करेगी, और चुनाव कैसा होगा, स्वतंत्र होगा, निष्पक्ष होगा, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा। ठीक है, ऑल क्लियर। एक बार मैं देख लेता हूं सारा मामला क्लियर है, हाँ सर जी क्लियर है, क्लियर, बहुत बढ़िया हरी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आगे सारी बातचीत क्लियर होगी तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए अगला कह रहा है कि लोकतंत्र की विशेषताएं क्या है। अगला ये आपसे प्रश्न कर रहा है कि भैया ये बता दो हमें कि लोकतंत्र की विशेषता क्या है। तो सबसे पहली विशेषता, इसमें शासक लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। समझ गए, इसमें भाई तुम्हारे जो शासक हैं वो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। शासक मतलब वही तुम्हारे पीएम, तुम्हारे सीएम शासक है ना, शासन करेंगे। जो व्यक्ति शासन करेगा वही शासक कहलाता है। शासक क्या है, शासन करने वाला, शासन करने वाला, शासन करने वाला क्या कहलाएगा, शासन करने वाला शासक कहलाएगा।
क्लियर है? शासन करने वाला क्या कहलाएगा? शासन करने वाला शासक कहलाएगा। तो शासक चुनाव कौन करेंगे भाई? पब्लिक करेगी। तो ये तो पब्लिक है, ये सब जानती है, पब्लिक है, वो ये तो पब्लिक है, ये सब जानती है, पब्लिक है। पब्लिक चुनाव करेगी किनका? शासकों का। ठीक। निशुल्क और प्रतिस्पर्धी चुनाव आयोजित होंगे। चुनाव कैसे होंगे? निशुल्क होंगे और प्रतिस्पर्धी होंगे। जो एक न्यूनतम अमाउंट लगेगा वो लगेगा, लेकिन आप ऐसा नहीं है कि आप किसी को पैसा दे दें और जाके वहां चुनाव में चले जाएं, है ना? ये नहीं होगा। चुनाव में हमेशा प्रतिस्पर्धा होगी और कंपटीशन हमेशा कैसा होगा? ब्यूटीफुल होगा, जिसमें हर व्यक्ति को क्या किया जाएगा? अवसर की समानता दी जाएगी। फिर प्रत्येक वयस्क, चाहे कोई भी धर्म का हो, शिक्षा हो, जाति, रंग, धन का हो, उसको वोट देने का अधिकार होगा। क्या बोला गया? आप किसी धर्म के हो, किसी जाति के हो, किसी मजहब के हो, स्त्री हो पुरुष, डजंट मैटर, आपको वोट देने का पूरा अधिकार होगा। अगला, चुने गया शासक संवैधानिक कानून और नागरिक अधिकारों द्वारा निर्धारित किए गए सीमा के भीतर निर्णय ले सकते हैं। अब ये जो व्यक्ति चुन करके जाएगा, ऐसा नहीं चुनने के बाद अपने आप को बोलने लगे अहम ब्रह्मास्मि, नहीं, वो जाएगा, शासन पद्धति को संभालेगा, शासन का सर्वोच्च नेता बनेगा, लेकिन जो नियम बनाएगा, जो कानून बनाएगा, वो संविधान के दायरे में रहकर बनाएगा। ऐसा कोई नियम नहीं बनाएगा जो संविधान के अंतर्गत नहीं आता है। मतलब इनकी भी लिमिटेशन है। आप शासक बन जाइए, लेकिन आपको काम किसमें करना पड़ेगा? आपको संविधान के दायरे में रह करके काम करना है। आपको संविधान के दायरे में रह करके काम करना है। संविधान के इतर जाके आप काम नहीं कर सकते। संविधान के इतर जाकर के आप काम नहीं कर सकते। साफ लिखा हुआ है कि संविधान के अंतर्गत जो कानून होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। आपको बाहरी कोई काम नहीं करना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। और शासन कैसा होगा? कानून का शासन होगा, अर्थात सबके लिए बराबरी का हक। कानून सबके लिए बराबर होगा। कानून सबके लिए क्या होगा मेरे भाई? इक्वल होगा, है ना? इक्वल होगा। जो कानून मोदी साहब के लिए है वही कानून भारत की जनता के लिए है। जो कानून अंबानी साहब के लिए है वही कानून एक रिक्शे वाले के लिए है, अलग नहीं है। इसलिए कहते हैं कानून का शासन होगा। कानून सबके लिए बराबर होगा। नागरिकों का अधिकार संविधान के माध्यम से संरक्षित किया जाएगा। मतलब जो सिविल राइट्स हैं, भाई जो तुम्हारे सिविल राइट्स हैं वो क्या है? वो सबको बराबर दिए जाएंगे। हर नागरिक के अधिकारों को संरक्षण दिया जाएगा। हर नागरिक के अधिकारों को संरक्षण दिया जाएगा। भारत के संविधान में फंडामेंटल राइट्स हैं, एफडी हैं, जिसे हम लोग कहते हैं मूलभूत अधिकार। जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जिसको हम लोग कहते हैं मूल अधिकार या मूलभूत अधिकार। ये अधिकार जनता के लिए क्या है? जनता के लिए सुरक्षित किए गए हैं। समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है ना? शिक्षा का अधिकार है, जीवन जीने का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। ये सब आपके अधिकार हैं जिनका रक्षण संविधान करता है। और आपसे किसी भी सूरत में आपके अधिकार को नहीं लिया जा सकता अगर सर्कमस्टेंसेस अलग नहीं है तो, है ना? नॉर्मल डेज में इनको सरकार आपको देने से नहीं मना कर सकती। ठीक। फिर एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका होगी। लोकतंत्र क्या कहता है? लोकतंत्र कहता है कि आपके यहां पर स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए। संविधान कहेगा कि आपके यहाँ पे एक स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए। क्यों न्यायपालिका स्वतंत्र क्यों नहीं चाहिए? कि अगर मान लीजिए आप जनता का सरकार से टकराव हो जाए तो कोई एक ऐसी संस्था हो जो निष्पक्ष होकर के न्याय करे। वो सरकार के दबाव में आकर के न्याय ना करे। वो सरकार के दबाव में आकर के न्याय ना करे। आप देखेंगे अभी बहुत चर्चित विषय था कि एक 99 अमेंडमेंट किया गया था, है ना? इसमें क्या, इसको एनजैक कहते हैं, नेशनल जुडिशरी एक्ट लेकर के आई थी गवर्नमेंट, है ना? न्यायपालिका ने इसको अवैध घोषित कर दिया। न्यायपालिका ने इसको क्या कर दिया? अवैध घोषित कर दिया। क्यों कर दिया मेरे भाई? उन्होंने बोला कि सरकार का न्यायपालिका में हस्तक्षेप नहीं हो सकता। अगर सरकार न्यायपालिका में हस्तक्षेप करने लगेगी तो संविधान जो हमको देता है कि स्वतंत्र न्यायपालिका हो, तो न्यायपालिका स्वतंत्र कैसे रह पाएगी? हालांकि सरकार के अपने अलग विचार था, लेकिन न्यायपालिका ने उसको तुरंत क्या किया? अवैध घोषित कर दिया। क्यों किया? उन्होंने यही बोला कि संविधान क्या बोलता है कि स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए। अगर सरकार ये डिसाइड करने लगेगी कि जज कौन बनेगा तो निश्चित तौर पर क्या होगा? न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं रह जाएगी। इस बात पे गौर फरमाइएगा आप लोग। सरकार ने ये एक्ट क्यों लेके आई थी? क्योंकि वो चाहती थी कि वहां पर जो जज बैठे
वो कोलिजियम सिस्टम से ना बैठे, बल्कि संसद तय करेगी कौन बैठेगा। हालांकि उसमें विपक्षी नेता भी थे, एक वरिष्ठ जज भी थे, है ना, और क्या बोलते हैं आपकी कैबिनेट के मिनिस्टर भी थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत इसमें संज्ञान लिया, उसको अवैध घोषित किया। उसने बोला कि जब आप डिसाइड करने लगेंगे कि न्यायपालिका में कौन बैठेगा, उसी दिन से न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं रह जाएगी। जबकि संविधान क्या कहता है कि अगर डेमोक्रेसी को बचाना है तो न्यायपालिका का स्वतंत्र होना बेहद आवश्यक है। अगर जनता का सरकार के साथ कोई मतभेद है तो जब तक न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होगी, जनता के अधिकारों को कैसे सुरक्षित रखा जा पाएगा। इसलिए यहां पर बोला गया स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका होनी ही चाहिए। ठीक है, अब देखिए, अब आप लोग समझिए कुछ अलग एंगल से। अब देखिए, कुछ आपकी किताबों में एग्जाम्पल दिया गया है ना, कुछ आपकी किताबों में भाई क्या दिया गया, एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, है ना। आइए इन एग्जाम्पल थोड़ा हम लोग गौर करते हैं, इन एग्जाम्पल्स पर हम थोड़ा सा गौर करेंगे, है ना। किस प्रकार से क्या बोलते हैं, लोकतंत्र के माध्यम से चीजों को परिवर्तित किया गया। जैसे जब 1947 में हिंदुस्तान आजाद हुआ तो उसी समय एक लड़का हुआ, लड़का नहीं कह सकता है, एक नए देश की उत्पत्ति हुई जिसको पाकिस्तान कहा जाता था। पाकिस्तान ने दुनिया को बोला कि मैं एक डेमोक्रेटिक नेशन हूं। पाकिस्तान ने कहा कि मैं एक डेमोक्रेटिक नेशन हूं। अब तुम समझना, आप इस एग्जांपल समझना कैसे पाकिस्तान में लोकतंत्र का गला घोटा गया, बताता हूं मैं। प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में। अब देखिए, अब 1999 की घटना है, अक्टूबर 1999 घटना है। आप इस घटना को पढ़िएगा और फिर बताइएगा क्या यहां पर लोकतंत्र का पालन हुआ या नहीं हुआ। मैं क्वेश्चन छोड़ के जाऊंगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करेंगे। अक्टूबर 1999 घटना है कि जब पाकिस्तान में एक व्यक्ति था, उसका नाम था जनरल परवेज मुशर्रफ। उसका नाम था जनरल परवेज मुशर्रफ। इसके आगे जनरल लगा हुआ, अर्थात ये आर्मी का व्यक्ति रहा होगा। ठीक, ये एक आर्मी मैन था। इसने पाकिस्तान में मिलिट्री कूप कर दिया। इसने पाकिस्तान में क्या किया था, मिलिट्री कूप कर दिया था, है ना। इसको कहते हैं सैन्य तख्ता पलट। अर्थात जब आर्मी चुनी हुई सरकार को शासन से बर्खास्त कर देती है अपने सैन्य बल के माध्यम से, उसे कहते हैं मिलिट्री कूप या सैन्य तख्ता पलट। जैसे कुछ दिन पहले आप लोगों ने म्यांमार के बारे में सुना था कि वहां की चुनी हुई सरकार आंग सान सूकी को वहां की आर्मी ने बर्खास्त कर दिया था। फिर अभी आपने देखा बांग्लादेश में शेख हसीना जी की लोकतांत्रिक सरकार थी, जिसे वहां की आर्मी ने क्या किया था, अपदस्थ कर दिया था, बर्खास्त कर दिया था। इसी को कहते हैं सैन्य तख्ता पलट। हिंदुस्तान में आज तक कभी भी सैन्य तख्ता पलट नहीं हुआ, और यही सबसे बड़ा एग्जाम्पल है भारत की डेमोक्रेसी दुनिया की सबसे खूबसूरत डेमोक्रेसी है, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद अब तक हिंदुस्तान में कभी सैन्य तख्ता पलट नहीं हुआ। आर्मी में से अपनी मर्यादाओं में रहती है, ये बहुत बड़ी खूबसूरती है, आप इसको कभी गौर करिएगा। बाकी आप देखेंगे दुनिया के कई देशों में सैन्य तख्ता पलट हो चुका है। ठीक है, तो सैन्य तख्ता पलट हो गया। उन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से चुनी सरकार को उखाड़ फेंका और खुद को देश का मुख्य कार्यकारी घोषित किया, और बाद में उन्होंने खुद को राष्ट्रपति बना लिया था। बाद में उन्होंने क्या किया, खुद को राष्ट्रपति घोषित कर लिया था। 2002 में धोखे से एक जनमत संग्रह करा के उन्होंने अपना कार्यकाल 5 साल के लिए बढ़ा लिया। कौन कर रहे हैं, परवेज मुशर्रफ साहब कर रहे हैं। मुशर्रफ साहब ने क्या किया, लोकतांत्रिक ढंग की चुनी सरकार को बर्खास्त कर दिया और खुद को वहां का राष्ट्रपति घोषित कर दिया, और बाद में अपना टेन्योर 5 साल के लिए उन्होंने एक्सटेंड करवा लिया। अगस्त 2002 में उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए पाकिस्तान के संविधान को बदल डाला, जिसके अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों को भंग कर सकता है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने अधिकारों को और ज्यादा बढ़ा दिया, और क्या बोला कि राष्ट्रपति को यह अधिकार होगा कि वो राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों को भंग कर सकता है। इस प्रकार पाकिस्तान में चुनाव भी हुए, चुने हुए प्रतिनिधियों को कुछ अधिकार भी मिले, लेकिन सर्वोच्च सेना के अधिकारियों और जनरल परवेज मुशर्रफ के पास चली गई। इसे लोकतंत्र शासन नहीं कहना चाहिए। देखो आ गया ना। अब बताइए, वो आपसे पूछ रहा है क्या ये एक डेमोक्रेटिक नेशन है, तो एग्जांपल इज नो। क्यों नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र की यही बात ही है कि जो शासन में बैठेगा वो जनता के द्वारा चुना जाएगा। लेकिन यहां क्या किया गया, परवेज साहब को जनता ने नहीं चुना, उन्होंने खुद को ही अपना आप क्या बना लिया, राजा घोषित कर दिया, खुद को ही वहां का प्रेसिडेंट घोषित कर दिया।
इसका मतलब यहां पर लोकतांत्रिक गवर्नमेंट नहीं है। फिर लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास होनी चाहिए, ना कि किसी ऐसे व्यक्ति के पास जिसने खुद को राजा घोषित कर लिया हो। इसीलिए पाकिस्तान में मेरे भाई डेमोक्रेसी नहीं है, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं थी। ठीक है, अगला एग्जांपल देखो। अगला मेरे भाई कहां का, अगला भाई चीन का, स्वतंत्र और निष्पक्ष मुकाबला। देखो चीन में क्या है भाई, चीन में ना वन पार्टी रूल है। चीन में क्या है, चीन में मेरे भाई वन पार्टी रूल है। अर्थात भाई लोकतंत्र क्या कहता है कि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, लोकतंत्र कहता है हमसे। अब चीन में देखो, चीन में भाई वन पार्टी रूल है, मतलब एक ही पार्टी है जिसका व्यक्ति खड़ा होगा और उसी को आपको वोट देना है। और अगर किसी व्यक्ति को चुनाव में खड़ा होना है तो पहले उनको यहां से परमिशन लेनी पड़ेगी, तब जाकर के वो चुनाव में खड़ा हो पाएगा। अब तुम सोचो, अगर कहीं पर लोगों के पास चुनने का अधिकार ही ना हो, जैसे मैंने आपको शुरुआत में एग्जांपल दिया कि प्राचीन काल में स्वयंवर हुआ करते थे, तो जो राजकुमारियां थी वो अपने हाथ में माला लेकर के चलती थी और खूब सारे राजकुमार खड़े होते थे। तो उस राजकुमारी के पास ऑप्शन था ना कि वो सबसे बेस्ट का चुनाव कर सके, वो सबसे बेस्ट को चुन सके, था कि नहीं था। लेकिन अगर राजकुमारी से कह दिया जाए कि एक ही लड़का है, तुम ये राजकुमारी है और इसको बोला गया कि ये लड़का है, हम तुम्हारा स्वयंवर करा रहे हैं पर तुम्हें चुनना इसी को है, तो क्या राजकुमारी को स्वतंत्रता मिली, क्या राजकुमारी को फ्रीडम मिला? तो एग्जांपल नो। क्यों? क्योंकि ऑप्शन ही तो नहीं है, और डेमोक्रेसी आपको ऑप्शन देता है, डेमोक्रेसी आपको ऑप्शन देता है, तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही। बहुत बड़ी जिंदगी मेरी जान, तुम यहां अकेले तो नहीं। डेमोक्रेसी आपको ऑप्शन देता है कि तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही। पर जब आपके पास ऑप्शन ही नहीं होगा तो आप चुनाव एक ही का करेंगे। यही काम चीन का भी है, यही का मेरे भाई क्या है, वहां की चीन का है कि अगर किसी को चुनाव में खड़ा भी होना है तो सबसे पहले उनको इसी पार्टी से परमिशन लेनी होगी। चीन की संसद के लिए प्रति 5 वर्ष बाद नियमित चुनाव होते हैं, जिसे राष्ट्रीय जन संसद कहा जाता है। चुनाव लड़ने से पहले सभी उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी पड़ती है। सरकार हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी की बनती है, भैया ये नहीं बनेगी क्योंकि आपको इनसे मंजूरी लेनी है, आपके पास ऑप्शन नहीं है। अर्थात हम कह सकते हैं कि चीन में डेमोक्रेसी नहीं है, तो हम कह सकते हैं चीन में मेरे भाई डेमोक्रेसी नहीं है। ठीक है, अब भाई आपका आता है किसका, मैक्सिको का एग्जाम्पल। एग्जाम्पल समझिए आप लोग, देखिए एग्जाम्पल समझिए। पहला एग्जाम्पल क्या कह रहा था कि प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ से होने चाहिए थे, है ना, जिनको चुना गया है वही फैसला लेगा। फिर आपको सामने एग्जाम्पल दिया पाकिस्तान का कि पाकिस्तान ने जस्ट इसका अपोजिट किया, अर्थात वहां पर डेमोक्रेसी नहीं थी। अगला एग्जाम्पल क्या था, चुनाव कैसे होने चाहिए, फ्री एंड फेयर होने चाहिए। लेकिन चीन में कैसे चुनाव है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन वहां पर नहीं है, तो यहां भी डेमोक्रेसी नहीं है। अगला एग्जांपल किसका है, मैक्सिको का। क्या कह रहा है कि मैक्सिको में हर 6 वर्ष बाद राष्ट्रपति चुनने के लिए चुनाव कराया जाता है। मतलब मैक्सिको का जो सर्वोच्च नेता है वो राष्ट्रपति है ना, उसका चुनाव 6 वर्ष में होता है। सन 2000 तक चुनाव में पीआरआई इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी नाम की पार्टी को ही जीत मिलती थी। विपक्षी दल चुनाव में हिस्सा लेते थे पर कभी उन्हें जीत हासिल नहीं होती थी। चुनाव में तरह तरह के हथकंडे अपनाकर हर हाल में जीत हासिल करने के लिए पीआरआई कुख्यात थी। दोनों ही मामलों में लोकतंत्र नहीं कहा जाना चाहिए, क्योंकि चुनाव कैसे है, निष्पक्ष नहीं है और स्वतंत्र नहीं है, और सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के समान अवसर उपलब्ध नहीं है। दोनों एग्जाम्पल तुमने देखा चीन का और मैक्सिको का, है ना। यहां पर चुनाव कराओ पर जीतती कौन है, जीतती तुम्हारी पीआरआई है, और चीन में एक ही पार्टी है, उसे तुमको परमिशन लेनी है तब जाके तुम चुनाव करा सकते हो। अर्थात यहां भी डेमोक्रेसी नहीं है, यहां भी लोकतंत्र नहीं है, यहां भी लोकतंत्र मेरे भाई क्या है, नहीं है। ठीक है, अगला देखो, अगला क्या भाई, अगला है एक व्यक्ति एक वोट। डेमोक्रेसी कहती है कि हर व्यक्ति के पास एक वोट का अधिकार होगा। डेमोक्रेसी कहता है कि हर व्यक्ति के पास एक वोट का अधिकार होगा। अब यहां देखो, किसी व्यक्ति को मतदान के समान अधिकार से वंचित करने के उदाहरण अनेक हैं। सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं है। एस्टोनिया ने अपने यहां नागरिकता के नियम कुछ इस तरह बनाए हैं कि रूसी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मतदान का अधिकार हासिल करने में बहुत मुश्किल होती है।
फिजी की चुनाव प्रणाली में वहां के मूल वासियों को वोट महत्व भारतीय मूल के फिजी नागरिकों के वोट से कहीं ज्यादा है। लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। लोकतंत्र कहता है कि भाई आपके यहाँ पर पर्सन पर वोट का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, एक व्यक्ति का एक मूल्य होना चाहिए। लेकिन 3 एग्जाम्पल दिया है। पहला एग्जाम्पल किसका है? सऊदी अरब का है। यहाँ कह रहा है यहाँ पर महिलाओं को अधिकार ही नहीं है कि हम अपने व्यक्ति को चुन सके, हम अपने नेता को चुनाव कर सके। तो क्या हमारा लोकतंत्र है? लोकतंत्र कहता है कि हर वयस्क मताधिकार होना चाहिए, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार होना चाहिए, जहां पर आप जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, लिंग के नाम पे, स्थान के नाम पर भेदभाव नहीं कर सकते। लेकिन यहां पर देखो भेदभाव है। क्यों? क्योंकि औरतों का अधिकार ही नहीं है। अब देखो एस्टोनिया ने क्या कहा कि वहां पर इसलिए दिक्कत है कि जो वहां पर रुपया अल्पसंख्यक है, जो रूसी वहां पर अल्पसंख्यक है, उनको वोट देने का अधिकार ही नहीं दिया गया है, तो यहां भी डेमोक्रेसी नहीं होगी। अब फिजी कह रहा है कि वहां के जो मूल निवासी हैं उनका वोट ज्यादा काउंट होता है, लेकिन वहां पर जो भारतीय हैं उनका वोट कम काउंट होता है, तो वहां भी डेमोक्रेसी नहीं है। मतलब इन तीनों जगह पे हमने देखा कि डेमोक्रेसी नहीं है। ठीक, अब देखो अगला क्या है? कानून का राज। कानून का राज और अधिकारों का आदर, है ना। कानून सबके लिए समान होना चाहिए, हमसे लोकतंत्र कहता है। अब तुम्हारे सामने जिम्बाब्वे का है, जहां पर कानून की धज्जियां उड़ाई गई। देखो कैसे। स्वतंत्रता के समय जिम्बाब्वे पर जानू पीएफ दल का राज था। इसका नेता कौन था? रॉबर्ट मुगाबे। और ये लगातार यहाँ पर क्या कर भाई शासन कर रहा था। राष्ट्रपति मुगाबे कम लोकप्रिय नहीं है, वे चुनाव में गलत तरीके अपनाते हैं, है ना। चुनाव नियमित रूप से होते हैं और सदा जानू पीएफ दल ही जीतता है। विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं को परेशान किया जाता है और उनके सभाओं में गड़बड़ी कराई जाती है। यहाँ पर क्या होता था? यहाँ पर जो रॉबर्ट मुगाबे साहब थे, इनको ही हमेशा से राष्ट्रपति बनना था। तो क्या करते थे? क्योंकि ये पहले से राष्ट्रपति थे, तो पूरा जो लीगल सिस्टम था वो इनके हाथ में था। अगर कोई विपक्षी नेता इनको लगता था जीतने वाला है, तो उसको रातों रात गायब करा देते थे। फिर क्या करते थे? उनकी जो पार्टियां थी, उनकी पार्टी में फंडिंग नहीं कराते थे, रोक देते थे, है ना। जो मीडिया था उसको धमका के रखते थे कि तुम सिर्फ वही न्यूज चलाओगे जो मेरे हित में होगी। तो ये सारे काम कौन कहते मेरे भाई? ये सारे काम कहते राष्ट्रपति मुगाबे। तो इसका मतलब वहां पर कानून का गलत इस्तेमाल किया गया। और लोकतंत्र कहता है कि अगर हम एक स्वस्थ लोकतंत्र की कामना कर रहे हैं, तो वहां पर सबके लिए समान अधिकार होना चाहिए और कानून सबके लिए समान होगा, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो एक आम जनता हो, चाहे वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो, चाहे वो रिक्शा वाला हो। लेकिन यहां पर गलत काम किया गया, तो हम ये कहेंगे भाई कि जिम्बाब्वे में भी लोकतंत्र नहीं है। जिम्बाब्वे में भी मेरे भाई क्या नहीं है? लोकतंत्र नहीं है। ठीक है। अब देखो क्या लिखा गया। सरकार विरोधी प्रदर्शनों और आंदोलनों को गैर कानूनी घोषित कर दिया जाता था। टेलीविजन और रेडियो पर सरकारी नियंत्रण है और उन पर सिर्फ शासक दल का विचार ही प्रसारित होता था। अखबार स्वतंत्र है, पर सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों को हमेशा से परेशान किया जाता था। ये देखो ये सारी चीजें कहां पर हो रही है मेरे भाई? जिम्बाब्वे में हो रही है। और कौन करा रहा है मेरे भाई? राष्ट्रपति मुगाबे करा रहे। कौन करा रहे मेरे भाई? तो राष्ट्रपति मुगाबे करा रहे थे। इसलिए यहां पर डेमोक्रेसी नहीं है। अब सरकार ने कुछ ऐसे अदालती फैसलों की परवाह नहीं की जो उनके खिलाफ जाते थे, है ना, जो उनके खिलाफ जाते थे, है ना। और वो क्या करते थे? जो जज होते थे उन पर भी दबाव डालते थे। ठीक है। इस मामले में सरकार लोकतांत्रिक नहीं है। देखो लिखा है ना, इस मामले में सरकार लोकतांत्रिक नहीं है, क्योंकि यहाँ ना ही नागरिकों के बुनियादी अधिकार हैं, बल्कि विपक्षी दल और न्यायपालिका भी सरकार से डरी रहती है ना। एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखाओं को पार नहीं कर सकती, अर्थात उनके भीतर ही उसे काम करना होगा। लिखा रहता है ना, मैंने स्टार्टिंग पढ़ाया था आप लोग को कि सरकार हमेशा से संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकार के द्वारा ही काम करेगी, अपने मन से कुछ नहीं करेगी। पर जिम्बाब्वे में क्या किया गया? जो इनके विरोधी होते थे उनको समाप्त कर दिया जाता था, जो न्यायाधीश थे उनको भी डरा धमका के रखा जाता था। जबकि लोकतंत्र क्या कहता है? फ्री एंड फेयर जुडिशरी होनी चाहिए, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका होना चाहिए, ताकि वो डिसाइड कर सके कि किस प्रकार से जनता और सरकार के बीच में सामंजस्य पैदा हो सके, है ना। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं था, अर्थात यहां पर लोकतंत्र नहीं है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जिम्बाब्वे में भाई डेमोक्रेसी नहीं है। ठीक है। अब भाई देखो, अब अगला देखो, अगला है आखिर लोकतंत्र हमें क्यों चुनना चाहिए। अब इसको हम कैसे डिसाइड करेंगे? कुछ इसके पक्ष में तर्क होंगे, कुछ इसके विपक्ष में तर्क होंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं लोकतंत्र के खिलाफ तर्क। हम पहले पढ़ लेते हैं कि आखिर लोकतंत्र के खिलाफ क्या क्या तर्क है। कुछ लोगों ने तो बताया होगा ना कि भैया ये काम अच्छा है, काम गंदा नहीं है। फिर हम उसको तौलेंगे, है ना, कंपेयर करेंगे। तो अब यहाँ पर हमें कंपेयर करना है कि हमें लोकतंत्र आखिर क्यों चाहिए।
तो ये क्यू का आंसर में तब मिल पाएगा जब हम कंपेयर कर पाएंगे, है ना, कि कुछ खिलाफ में तर्क पढ़ेंगे, कुछ इसके समर्थन में तर्क पढ़ेंगे। पहला क्या है, लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं जिससे अस्थिरता की स्थिति पैदा होती। सही बात है, लोकतंत्र में एक टाइम लाइन डिसाइड है, कहीं पर 5 साल है, कहीं पर 6 साल है, कहीं पर 4 साल है ना। हर 4 साल में क्या होना है मेरे भाई, चुनाव होना है ना, चुनाव होना है। इसका मतलब यहाँ पर नेता बदलेंगे, नेता बदलेंगे तो पॉलिसीज बदलेंगी, है ना, नियम बदलेंगे, ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पर होती रहती है। तो कुछ लोग तर्क देते हैं कि लोकतंत्र इसलिए खराब है क्योंकि यहाँ पर नेता हमेशा बदलते रहते हैं, तो इससे क्या होती है, इससे डिसबैलेंस होता है, अस्थिरता पैदा होती है। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है, यहाँ नैतिकता की कोई जगह नहीं होती। हाँ, कई लोगों ने कटाक्ष किया है, बहुत अच्छा पॉइंट है, अच्छा पॉइंट है कि कई लोग कटाक्ष करते हैं कि लोकतंत्र का सीधा मतलब क्या है, राजनीतिक लड़ाई, सत्ता का खेल। कोई किसी को गाली दे रहा है, कोई किसी को कुछ कह रहा है, कोई किसी का अपमान कर रहा है, कोई किसी की एक्टिंग कर रहा है ना। यहाँ नैतिकता की बात नहीं होती। बहुत बड़े एक फिलोसफर थे, उन्होंने कहा था कि नेता कभी, एक व्यक्ति या तो नेता हो सकता है या नैतिक हो सकता है। नेता नैतिक हो ये बहुत ही विरल केस है। मतलब उन्होंने कहा था कि 0.1% चांसेस है कि एक व्यक्ति लीडर भी है और वो नैतिक भी है, क्योंकि अगर आप नैतिकता के मार्ग पे चलेंगे तो आप कभी नेता बन ही नहीं सकते। नैतिकता क्या कहता है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, नेता 24 घंटे झूठ बोलते हैं। नैतिकता कहता है कि हमें सबका सम्मान करना चाहिए, नेता सबका अपमान करते हैं पर्दे के पीछे, होता है ना। नैतिकता कहता है कि हमें जनता की सेवा करना चाहिए और नेता अपनी सेवा करते हैं, है ना। तो ये बहुत बड़ा कटाक्ष है कि नैतिकता नहीं मिल सकती, है ना। अगर आप नेता हैं तो आप सिर्फ नेता बने रह सकते, आपको नैतिकता नहीं मिल सकती। लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती है कि हर फैसले में देर होती है। बिल्कुल सही बात है ना। 540 सांसद है ना, इतना बड़ा संसद है, चर्चाएं होंगी, चर्चा के बाद फिर उसको एक हाउस में पारित किया जाएगा, फिर वो अपर हाउस में जाएगी, वहां पारित किया जाएगा, फिर राष्ट्रपति के पास जाएगी, तो बहुत लंबा टाइम लग जाता है ना। तो इसलिए कहा जाता है कि लोकतंत्र में अक्सर फैसले लेने में देरी होती है, क्योंकि बहुत लंबा प्रोसेस है ना, बहुत लंबी चेन है जिसे फॉलो करना पड़ता है। चुने हुए नेताओं को लोगों के हितों का पता ही नहीं होता, इसके चलते कभी कभी वो खराब फैसले ले लेते। सही बात है भाई, आपके यहाँ का सांसद, आपके यहाँ का विधायक कितने बार आता है आपके पास, शायद कभी नहीं। 5 साल में एक बार आएगा जब उसको वोट चाहिए होगा, उसके बाद वो आपको दिखेगा ही नहीं, कौन विधायक कौन सांसद नहीं आता है ना। तो इससे उसको जनता के हितों का पता नहीं चल पाता है और इससे जो डिसीजन होता है वो गलत हो जाते हैं। फिर लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण और खर्चीली होती है, इसलिए हमें भ्रष्टाचार होता है। सही बात है भाई, सबको जीतना है ना, सबको महीने भर पहले पूरी खिलानी है, सबको पैसे बांटने हैं। कई मूवी में आपने देखा होगा कि चुनाव के लिए लोगों को पैसा खिलाते हैं, है ना, कराते नहीं कराते हैं। तो सारी चीजें होती है जिससे कि लोगों का नैतिक पतन भी होता है। फिर सामान्य लोगों को पता ही नहीं होता कि उनके लिए क्या चीज अच्छी है और क्या चीज खराब है, इसलिए उन्हें किसी चीज का फैसला नहीं करना चाहिए, है ना। अब बताओ, कुछ हमारे यहाँ देश में देखो, हमारे देखो कितने लोग अनपढ़ हैं, उनको ये भी नहीं पता है कि गवर्नमेंट कौन से काम कर रही है। भाई एक पॉलिसी आई, एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। अब मैं आपसे पूछूं, ये बात कितने लोगों को पता है, इसमें कौन कौन से प्रावधान है, इसमें क्या क्या सुधार किया गया, क्या किसी को पता है। मैक्सिमम 10 से 12% लोगों को पता होगा कि आखिर इसमें मामला क्या लिखा हुआ है, अधिकतर लोगों को पता ही नहीं कि ये होता क्या है ना। तो यही बहुत बड़ी समस्या है किसकी, लोकतंत्र की, है ना। ये भी बहुत बड़ी समस्या किसकी, लोकतंत्र की है। अब भाई, अब कुछ लोग कहते हैं कि लोकतंत्र काफी अच्छा है और उसके पक्ष में तर्क देते हैं, उसके पक्ष में वो क्या कहते हैं भाई, तर्क देते हैं। कैसे, लोकतांत्रिक सरकार एक बेहद बेहतर सरकार है क्योंकि यहाँ अधिक जवाबदेह सरकार। सही बात है। अब इसके पक्ष में पहला तर्क क्या है कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो उसके अंदर अकाउंटेबिलिटी होती है, सरकार आपके प्रति जवाबदेह है। भले चाहे आपको सरकार की पॉलिसी समझ में ना आए, पर आपको इतना पता है कि चीजों की महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, समाज में व्यवस्थाएं खराब हो रही हैं, तो ये सब चीजें हर एक व्यक्ति समझ सकता है, तो उसके आधार पर वो सरकार का आकलन करता है। तो इसीलिए सरकार को जो उनकी बुनियादी चीजें हैं उन पर ध्यान देना ही पड़ता है, नहीं तो वो आपको 5 साल बाद निकाल के बाहर कर देंगे। तो गवर्नमेंट क्या होती है, लोगों के प्रति जवाबदेहिता होती है, उसकी अकाउंटेबिलिटी होती है। लोकतंत्र निर्णय लेने की गुणवत्ता में सुधार करता है। सही बात है, आपसे अभी पहले बोला गया कि लोकतंत्र में निर्णय लेने में देरी होती है, लेकिन उसी का एक दूसरा पक्ष भी है, जितना ज्यादा उसको निर्णय लेने में देरी होगी उतना ही बेहतर निर्णय ले पाएगी।
बोलते हैं ना कि जल्दी का काम शैतान का होता है, काम हमेशा से धीमे से करना चाहिए और धैर्यता के साथ करना चाहिए। तो लोकतंत्र में पेशेंस होता है, हर काम धैर्य के साथ किया जाता है कि हम कोई ऐसा काम ना कर दें जो जनता के हितों को खराब कर दे, है ना। फिर मतभेद और संघर्ष के निपटारे के लिए लोकतंत्र एक बेहद आसान तरीका पैदा कर सकता है ना। अगर किसी व्यक्ति का सरकार के खिलाफ मतभेद है तो सरकार से इस बात में बात कर सकता है ना, आंदोलन कर सकता है। लोकतंत्र आपको पूरी छूट देता है कि आप सरकार के खिलाफ आंदोलन कर सके, अहिंसात्मक आंदोलन कर सके, अपनी बातें सरकार तक पहुंचा सके। जैसे कि आपको शायद पता नहीं होगा, गूगल करिएगा कि बहुत पहले सरकार एक बिल लेके आई थी, कृषि बिल, जो भी हमारे किसानों को लगा कि बिल उनके खिलाफ में है, तो उन्होंने क्या कि धरना देना प्रारंभ कर दिया और आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा और वो तीनों बिल वापस किए गए। इसका मतलब लोकतंत्र की खूबसूरती है कि व्यक्ति अपने हिसाब से कानून में तब्दीली करा सकता है ना। बहुत अच्छी बात है। लोकतंत्र नागरिक की गरिमा बढ़ाता है, सही बात है, आपको अधिकार है, कोई भी व्यक्ति आपका अपमान नहीं कर सकता, है ना। तो लोकतंत्र व्यक्ति विशेष की गरिमा का बहुत ध्यान रखता है। फिर लोकतंत्र हमें अपनी गलतियों को ठीक करने की अनुमति देता है, सही बात है। ये सिर्फ खूबसूरती लोकतंत्र की है। अगर कोई एक निठल्ला राजा बन गया तो वो राजा बना रहेगा, कोई चिरकुट राजा बन गया वो राजा बना रहेगा। लेकिन लोकतंत्र आपको ये बताता है कि अगर आपने गलती से किसी ऐसे लोग को चुन लिया जो बेहद खराब है तो 5 साल बाद फिर मौका आएगा, आप उनको बाहर कर सकते हैं। जैसे 2014 के पहले कांग्रेस की सरकार थी, जनता को लगा कि हमें सरकार बदलनी चाहिए, अब उन्होंने सरकार बीजेपी को दे दी। कल को लगेगा बीजेपी काम नहीं कर रही, वो किसी और को दे देंगे, फिर लगेगा किसी और को देना, उसकी किसी और को दे देंगे। तो इसका मतलब है कि लोकतंत्र में आपको अपनी गलतियों को ठीक करने का पूरा अवसर मिलता है ना। तो ये आपका तुलनात्मक अध्ययन हो गया। तो मेरे हिसाब से अगर मैं कंक्लूजन में रखूं तो अगर डेमोक्रेसी दुनिया के अन्य शासन पद्धतियों में सबसे ज्यादा अच्छी है, क्यों अच्छी है? क्योंकि यहाँ पर वो बेसिक चीजें दी जाती हैं जो अन्यथा हमें कहीं प्राप्त नहीं हो सकती हैं, है ना। लोकतंत्र में जनता का शासन होता है ना, लोकतंत्र में जनता के अधिकार होते हैं, जनता की गरिमा होती है ना, कानून ऐसे बनाए जाएंगे जो जनता के हित में हो। तो अन्यत्र देखा जाए तो लोकतंत्र सबसे बेहतर है अगर सही ढंग से काम वहां पर हो रहा है तो। ठीक है, आओ अगला और लास्ट क्या है आपका कि लोकतंत्र का बृहत्तम अर्थ। अगला और लास्ट क्या आपका ये कहता है कि लोकतंत्र का बृहत्तम अर्थ क्या हो सकता है। देखते हैं, हमारे समय में लोकतंत्र का सबसे आम रूप है प्रतिनिधि वाला लोकतंत्र, है ना। सरकार कैसी होगी? जनता के द्वारा चुनी गई होगी, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होगी, है ना, जिसमें सभी लोगों की तरफ से बहुमत के फैसलों को लेने का अधिकार होता है ना। जो भी फैसला होगा वो बहुमत के आधार पर लिया जाएगा, जिस पर ज्यादा लोग एग्री करेंगे उसको हम लोग मान लेंगे। बहुमत का शासन भी चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है, सही बात है। जो शासन कर रहा होगा वो प्रतिनिधियों द्वारा चुना गया होगा, हमने उसको चुना गया होगा, तब जाके वो संसद में बैठ के शासन पद्धति अपना रहा है। लोकतांत्रिक फैसले का मतलब होता है उस फैसले से प्रभावित होने वाले सभी लोगों के साथ विचार विमर्श के बाद और उनकी स्वीकृति से फैसला लेना, है ना। लोकतांत्रिक फैसला क्या होगा कि हर व्यक्ति से चर्चा की जाएगी। सरकार कभी कभी क्या करती है, जनता से भी किसी बारे में राय लेती है ना, जनता से भी राय लेती है कि आप बताइए कि फलानी चीज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, है ना। जनमत संग्रह भी कराती है। तो इसका क्या मतलब होगा, ये खूबसूरती सिर्फ लोकतंत्र की है कि वहां पर हर व्यक्ति के फैसले की पूरी वैल्यू है ना, सबको वैल्यू यहां पर दी गई है। लोकतंत्र एक ऐसा सिद्धांत है जिसका प्रयोग जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। बिल्कुल सही बात है, इस बात को तो स्टार लगा लो कि जो डेमोक्रेसी है भाई, तुम्हारी जो डेमोक्रेसी है वो हर जगह हो सकती है। आपका परिवार डेमोक्रेटिक हो सकता है, आपका क्लासरूम डेमोक्रेटिक हो सकता है, आपकी सोसाइटी डेमोक्रेटिक हो सकती है ना। जैसे मेरी क्लास में आप सब बच्चे हैं, मैं अगर एक डेमोक्रेटिक टीचर हूं तो मैं आप सबको अधिकार दूंगा, मैं किसी एक विशेष वर्ग को अधिकार नहीं दूंगा। जब मैं किसी एक विशेष वर्ग को अधिकार दूंगा तब वहां पर डेमोक्रेसी खराब हो जाएगी। अगर आपके घर में आपके माता पिता आप पर पूरा भरोसा करते हैं, आपके निजता का सम्मान करते हैं, आपको पूरा अधिकार देते हैं कि आप अपना जीवन जिए, इसका तात्पर्य आपके परिवार में लोकतंत्र है। अगर आपका समाज हर व्यक्ति को यह आजादी देता है, चाहे वो किसी कास्ट का हो, किसी धर्म का हो, किसी लिंग का हो, किसी जाति का हो, कि तुम स्वच्छंद हो, तुम्हें पूर्ण स्वतंत्रता है अपना जीवन जीने का, तो वो समाज लोकतांत्रिक समाज है। लाइन देखो, लोकतंत्र का सिद्धांत जीवन के हर क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। आप कहीं भी काम कर रहे हो, आपका ऑफिस है, अगर वहां पर डेमोक्रेसी है तो आपका काम करने का मन करेगा, है ना। तो हर जगह इसका प्रयोग किया जा सकता है। लोकतंत्र एक सरकार, परिवार या किसी अन्य संगठन पर भी लागू हो सकता है, जो मैंने अभी आपको बात बताई, यहाँ पर बात बताई कि लोकतंत्र हर जगह पे प्रयोग किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि लोकतंत्र का प्रयोग किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में हो, नहीं, लोकतंत्र का प्रयोग हर जगह पे हो सकता है। जब हम एक छोटे से कुटुंब में ही लोकतंत्र का प्रयोग कर सकते हैं
हम एक छोटे समाज में, आपके संगठन में, आपके ऑफिस में, आपके विद्यालय में, आपके कॉलेज में, आपके राष्ट्र में, हर जगह लोकतंत्र हो सकता है। लोकतंत्र है क्या? जनता का शासन है, जनता की आजादी है। यदि जनता हर एक बात को प्रयत्न करने का प्रयास करे, वहीं पर लोकतंत्र है। आप किसी स्कूल में पढ़ते हैं, आपका टीचर है, वो आपके लिए बहुत उदार है, वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है, किसी के साथ अलगाववाद नहीं करता है, किसी को बड़ा नहीं मानता, किसी को छोटा नहीं मानता, सबको इक्वल ट्रीट करता है, वहां लोकतंत्र है। मेरी क्लास में मैं सबको समान अवसर देता हूं, हर बच्चा मुझसे प्रश्न कर सकता है, हर बच्चे को आजादी है कि वो अपना प्रश्न कर सके, अपनी पढ़ाई से रिलेटेड मुझसे प्रश्न कर सके, पूछ सके। लोकतंत्र है ना? तो लोकतंत्र हर जगह पे हो सकता है। इसलिए मैंने कहा कि दुनिया के अन्य किसी शासन व्यवस्था से लोकतंत्र काफी अच्छा है, क्योंकि जो राजा होते थे वो सदैव अपने हित के बारे में सोचते थे, लेकिन जो लोकतंत्र है वहां पर जनता का हित सर्वोपरि है। शासन में बैठा व्यक्ति कभी कोई ऐसा नियम नहीं बनाएगा जो जनता के खिलाफ हो। मोदी जी जीवन में कभी कोई ऐसा नियम नहीं बना सकते जो जनता के खिलाफ जाएगा, क्योंकि उन्हें अंतोगत्वा जनता के पास आना है वोट मांगने के लिए, है ना? तो इसीलिए लोकतंत्र दुनिया की सबसे खूबसूरत व्यवस्था है, अगर उसका सही ढंग से प्रयोग किया जाए। हाँ, नेताओं में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आपके पास ऑप्शन है कि आप 5 साल बाद उसे चेंज कर दें। लोकतंत्र आपको यह मौका देता है कि आप धर्म से ऊपर उठ करके, जात से ऊपर उठ करके, प्रदेशवाद से ऊपर उठ करके, भाई भतीजावाद से ऊपर उठ करके किसी ऐसे व्यक्ति को वोट दें जो योग्य हो, जो कर्मठ हो, जो प्रयत्नशील हो, जो ईमानदार हो, जो स्वच्छंद हो। जब आप ऐसे व्यक्तियों को वोट देना प्रारंभ करेंगे तो लोकतंत्र की जो खूबसूरती वो और ज्यादा निखरेगी, है ना? और एक सभ्य समाज में लोकतंत्र का होना बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा समाज अच्छा बनाओगे उतना तुम्हारा लोकतंत्र और बेहतर होता चला जाएगा। हर व्यक्ति ये चाहेगा, तब प्रयास हो पाएगा। ठीक है, चलिए। तो भाई वन शॉट में ये आपका जो चैप्टर था, लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों, ये मैंने मेरे भाई आज कवर किया है। ठीक है, अब हम पुनः मिलेंगे अपने एक नए चैप्टर में, उसको भी हम वन शॉट में क्लियर करेंगे। तब तक आप लोग कमेंट सेक्शन में एक बार बताइएगा कि चैप्टर आपको कैसा लगा। और हाँ, जो बच्चे पहली बार आए होंगे और लोगों तक इसको शेयर भी कर देंगे, ताकि हर बच्चे को लाभ मिल सके वन शॉट में इस चैप्टर को कवर करने के लिए। ठीक है, पुनः मुलाकात होगी, तब तक आप लोग मस्त रहिएगा, व्यस्त रहिएगा, स्वतंत्र रहिएगा और पढ़ते रहिएगा। फिर मिलते हैं। जय हिंद।